Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. होम EMI 50,000। आउटगोइंग तो जा रही है, आपकी क्या तैयारी है? पूरे सीलिंग का 20,000। आउटगोइंग है जा रही, आपकी क्या तैयारी? मौसा जी, मेरी शादी का गिफ्ट। मनी की आउटगोइंग रहेगी जारी, इसीलिए कर लो तैयारी। SIP के साथ इन्वेस्ट करो और जरूरत पड़ने पर SWP के साथ सिस्टमैटिकली विड्रॉ करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी, मेरे साथ हैं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट इवनिंग शो सिप की टिप। इससे पहले आप देख रहे थे हमारी खास चर्चा गोल्ड और सिल्वर पर जो हो रही थी ब्रिज द्विवेदी के साथ, लेकिन आज के सिप की टिप की ओपनिंग भी एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही करते हैं। देखिए, जो चांदी इतने टाइम से हाहाकार मचाती हुई नजर आ रही थी, अभी फिलहाल उसमें 6% की रिकवरी दर्ज की जा रही है। अभी अगर आपको लाइव प्राइस बताएं तो अभी फिलहाल चांदी 2.5 लाख के आसपास ट्रेस करती हुई नजर आ रही है। चांदी कीमतों में उठापटक जारी है, लगातार वॉलेटिलिटी जो है नजर आ रही है, लेकिन अभी सोमवार को पहले भाव टूटा, फिर रिकवरी इसमें नजर आई। अगर आपको बताएं तो चांदी की कीमतों में इन दिनों जैसे हाहाकार था, 29 जनवरी को 4,20,000 का रिकॉर्ड बनाने के बाद चांदी महज 4 दिन में करीब 46% से ज्यादा टूट चुकी है, लेकिन आज इसमें 6% की रिकवरी देखने को मिली। 2.5 लाख के आसपास चांदी अभी नजर आ रही है। बिल्कुल दिव्या, रिकवरी आज भली इसमें देखने को मिली है, लेकिन हाहाकार जो है वो लगातार बीते 4 दिनों से यहाँ पर बना हुआ है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। कल बजट का दिन था, कल 9% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी और आज दोबारा करीब 15-16% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी रिकवरी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, भाव 2,25,805 रुपए पर भाव आ गया है, जो कि एक दिन यानी कि अगर गुरुवार की अगर बात करें तो 4,20,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और वहां से अब तक इसमें देखें तो 2 लाख रुपए तक मामला यहां पर बिगड़ चुका है, यानी कि 2 लाख रुपए की यहां पर गिरावट साफ तौर पर आ चुकी है। कॉमिक्स पर भी चांदी 4% इसमें हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। सुबह तक $71 पे ये ट्रेड होते हुए दिख रहा था, हालांकि अभी $80 के आसपास चांदी यहां पर भी रिकवर देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, कई सारे निवेशक यहाँ पर फंसे हुए, खासतौर पर उन लोगों की बात करें जिन्होंने हायर लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी की थी, उनमें ज़्यादा पैनिक है। वही जो लोअर लेवल्स पे जिन्होंने खरीदा था उनके मन में भी सवाल है कि अभी क्या ये रिकवरी आएगी, इसमें ये रिकवरी का दौर शुरू हो गया है या फिर इसमें अभी गिरावट का दौर जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, और चलिए तो हुई चांदी के भाव की बात, लेकिन इस गिरावट ने सिल्वर ETF निवेशकों की नींद उड़ा दी है। जहां एक हफ्ते पहले पोर्टफोलियो हरा भरा नजर आ रहा था, आज वहां गहरा लाल रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गिरावट नए निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें कई सारे सवाल हैं, जैसे कि हमने बताया कि पुराने सिल्वर ETF निवेशक जो हैं वो अब क्या करें और नए निवेशक के लिए क्या यहाँ पर मौका या जोखिम है। इन्हीं सभी सवालों के लिए हमारे साथ कई सारे आज पैनलिस्ट हैं। माय वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला सर हैं, GCL ब्रोकिंग के AVP कमोडिटी रिसर्च अमित खरे हैं, उसके साथ ही हमारे साथ हैं नेशनल जनरल एंड स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के नितिन केडिया सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नितिन सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, जो ये गिरावट सर आपने मतलब जो हम लोग देख रहे हैं लगातार इसमें बनी हुई है, हल्की सी अभी रिकवरी आई है, क्या लग रहा है कि सर ये रिकवरी का इंडिकेशन है कि अभी ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ही है जो कि अभी धीमे धीमे नीचे करके इसमें भाव अभी दोबारा गिरेंगे? अभिषेक जी, ये जो गिरावट आई है ये बेसिकली इसमें मार्जिन कॉल का बहुत बड़ा असर है। तो कल भी मैं जब तमाम मीडिया चैनलों में बात कर रहा था तो एक ही बात कह रहा था कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ये तीनों देशों के जो बाजार थे ये उस समय बंद थे जब हमने इवनिंग में वोलेटिलिटी देखी थी, क्योंकि चाइना का जो इवनिंग सेशन था ये इंडियन टाइम में रात को 10:30 बजे बंद हो गया था। तो वो वोलेटिलिटी आज हमने मॉर्निंग में देखी और चाइना के जो मार्केट्स थे वो सिल्वर 16% और गोल्ड 12% नीचे था। तो उस वजह से हमने देखा कि एक डोमिनोज इम्पैक्ट बना हुआ था और 12 बजे तक जब ये तीनों मार्केट्स में मार्जिन कॉल हो गई तो हमने देखा कि बाजार में नीचे लेवल से लगभग 10% की अपसाइड सिल्वर के अंदर ही केवल आ गई। अब शाम को 7 बजे कॉमिक्स खुलेगा, जो रिमेनिंग मार्जिन कॉल है शायद उसका पैनिक 1-1.5 घंटे रहेगा और जिस समय ये सारा पैनिक खत्म हो जाएगा तो जो बढ़े हुए मार्जिन है, जैसे इंडिया की बात करूं तो 60% मार्जिन है सिल्वर में या कॉमिक्स में 45% है, तो अब वही इन्वेस्टर्स जो है वो रह जाएंगे इस बाजार में जो जिनके पास ताकत है पैसा रखने की। ETFs की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो किसी एक ही कंपनी के लगभग 6 करोड़ यूनिट्स जो थे वो MTF के अंदर थे। तो जब आप मार्जिन ट्रेडिंग में इतने बड़ी
लीवरेज पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है, जो मार्जिन नहीं दे पाते हैं उनका भी पोजीशन कटता है। सेम सेल ऑफ हमने ईटीएफ में भी आते हुए देखा, पर जिस तरह से ईटीएफ एक डिस्काउंट में आ चुके हैं तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन सर अगर ज्वेलरी मार्केट की बात करें, किस तरीके का तनाव सर वहां पर दिख रहा है? अभी फिलहाल मैं न्यूज देख रही थी तो ज्वेलर्स जो है एडवांस बुकिंग से भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं भाव को देखते हुए। दिव्या जी, ज्वेलर्स का हाल वो है कि टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो ट्रेन 3 घंटा लेट आती है, और लेट पहुंचते तो ट्रेन जो है उस दिन टाइम से निकल जाती है। अभी तक जब भाव बढ़ रहे थे तो हम जो भाव पे ऑर्डर लेते थे, जब तक बाय करने जाते थे, चांदी 2 से 3 हजार रुपए बढ़ जाती थी। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर सपोज 4 लाख या 3,90,000 के भाव में किसी ने 20-30-40 हजार रुपए देके चांदी बुक करी थी और बोला था नेक्स्ट वीक उठा लेंगे, आज वो लोग ना तो फोन उठा रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। तो इस वजह से जो है ज्वेलर्स के मार्केट में काफी ज्यादा टेंशन जो है वो बनी हुई है। ठीक है सर, और गोल्ड पर अगर थोड़ी सी चर्चा करें और गोल्ड के लाइव प्राइसिंग को देखें तो 1,46,000 के आसपास अभी जो है ट्रेड कर रहा है। हाई के बाद इसमें भी लगातार गिरावट नजर आ रही है, और जैसा कि सर ने कहा ज्वेलर्स भी कतरा रहे हैं। सर जिस तरीके का चांदी में जिस तरीके का नेचर दिखाई दे रहा है खरीदारों का और ज्वेलर्स का, वैसे ही सर गोल्ड में भी नजर आ रहा होगा। गोल्ड में दिव्या जी अगर हम बात करें तो $5500 का हाई लगा था, और $5500 के बाद हमने देखा कि 4700-4800 के आसपास अभी आ रहा है। तो इतना बड़ा गिरावट गोल्ड में नहीं आया, तो गोल्ड में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एमसीएक्स के ऊपर इशू क्या था कि 15 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम चल रहा था, तो वो 20 हजार रुपए का प्रीमियम अब डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो 20 हजार रुपए का प्रीमियम था उसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट में थोड़ी सी जो डाउनफॉल है वो ज्यादा दिख रही है। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली अगर देखें तो 12 से 13% की जो है वो गिरावट हुई है। चांदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दिव्या जी की ऊपर के लेवल से 4,20,000 के लेवल से बात करें तो भारतीय बाजार में लगभग 45% चांदी टूट गई है। अब अगर इसको वापस उसी लेवल पे बढ़ना है तो उसको 90% यहाँ से बढ़ना पड़ेगा, तो जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। पर मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लेके बैठे हैं, उनको जो है जल्दी यहाँ पे एक मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमित सर, मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूंगा। सर यहाँ पर आप और क्या देख रहे हैं, अभी इसमें कितनी गिरावट और आना बाकी है? सिल्वर की अगर खास तौर पर बात करें, क्योंकि 45% की जो गिरावट है 3 दिनों में, ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। अगर देखा जाए तो 1980 का जो दशक था उस वक्त जो पैनिक सेलिंग हुई थी, उस वक्त जो क्रैश देखने को मिला था, क्या उसके भी इंडिकेशन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? नमस्कार अभिषेक जी, बाकी सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बट मेरे को लगता है कि ये जो गिरावट है, जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि ये जो मार्जिन सेलिंग का इशू हुआ एमपीएफ के थ्रू जो ली गई थी, वही सेम केस मैं भी मान के चला हूँ। और हमने देखा कि प्राइजेस जो है 1 महीने, मैंने इसका कुछ डेटा बनाया है वो मैं अभी दर्शकों के सामने शेयर करना चाहूंगा। 29 अप्रैल के आसपास जो है गोल्ड के जो लो बने थे, 29 अप्रैल वाला गोल्ड का 29 दिसंबर 2025 को जो बॉटम बनाया था वो 1,37,975 के आसपास था, और सेम एक ही महीने बाद 29 जनवरी को इसने टॉप बनाया। ये देखिए कैसा कोइंसिडेंस रहा कि 29 दिसंबर से मार्केट चला और 29 जनवरी को इसने टॉप बनाया। एक महीने में लगभग 1,93,096 का इसने हाई बनाया। अप्रैल वायदा गोल्ड ने लगभग 40% की तेजी वो भी एक महीने में देखने को मिली। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें अभिषेक जी, तो सिल्वर भी 29 दिसंबर 2025 को 2,22,502 रुपए का बॉटम था, वहां से ये चली, और एक महीने बाद ही 29 जनवरी 2026 को इसका जो हाई था वो 4,20,000 के आसपास थी। अब यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये जो 29 दिसंबर के ये जो बॉटम थे, आज वही इसके लो बने हैं लगभग देखा जाए। अगर किसी ने गौर किया होगा तो 29 दिसंबर के ये जो लो थे 1,37,975, और आज हम देखेंगे कि 1,37,065 का इसका लो है। सेम अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो लो था 29 दिसंबर का वो था 2,22,500, और आज इसका जो लो है वो 2,25,800। तो मेरे को लग रहा है ये जो लो इसने आज मार्केट ने बना दिए हैं, अगर ये होल्ड करते हैं तो आगे चल के प्राइजेस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट ये जो एक महीने में 40% की और जो सिल्वर में लगभग 90% की तेजी आई थी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत शॉर्ट टाइम में आई थी, और जब इतनी तेजी इतने शॉर्ट टाइम में आती है तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इसी वजह से हमने देखा कि ये जो सेलिंग आई है वो बहुत ही फास्ट थी, क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड जो है कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है। तो ये करेक्शन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आज या कल में ओवर हो जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस फिर से एक अच्छी तेजी के लिए रेडी हो रहा है।
अभिषेक जी। ठीक है सर, मुझे लगता है सर ने इतने सारे टेंशन के बीच थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण हमारे दर्शकों को दे दी है कि इसके बाद थोड़ा सा बाजार जो है बेहतर दिख सकता है। चलिए हर्षद सर के पास अगर चलें, सिल्वर ईटीएफ पर थोड़ी सी चर्चा करें तो हर्षद सर को लेकर आना चाहेंगे। सिल्वर ईटीएफ एक दिन में 20% तक टूट चुके हैं, क्या सर ये अनयूजुअल है और किस तरीके से अब जो निवेशक थे अपने आप को संभाले? जी दिव्या जी नमस्कार, अभिषेक जी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा दिव्या जी, अभिषेक जी, हम पिछले हफ्ते मिले थे और सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ पे हमने काफी चर्चा की थी। आई थिंक पिछले मंगलवार मिले थे और बहुत चेंज हो गया अब, मतलब पिछले एक हफ्ते जब हम लोग थे तो फिर बिल्कुल। और ये सिनेरियो पे मैंने उसी समय कहा था कि हमारा पर्सपेक्टिव और व्यू जो है कि आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देख रहे हैं तो आप गोल्ड को आप इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें और एटलीस्ट हमारे व्यू में सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू, एटलीस्ट हमारे समय में, उस समय मैंने आपके शो में कहा था, आज भी मैं रिपीट करता हूं कि सिल्वर से आप कॉशियस रहें। और वो चीज जो है वो पिछले एक हफ्ते में कहीं ना कहीं सामने आ रही है बिकॉज ऑफ दी वैल्यूएशन, जो जिस तरीके का वैल्यूएशन जो है वो सिल्वर और गोल्ड के रहे हैं। ईटीएफ ऑफ कोर्स अंडरलाइंग एसेट जो है वो सिल्वर है, तो कहीं ना कहीं जब सिल्वर के प्राइस अगर करेक्ट होंगे और इनफैक्ट गोल्ड के भी प्राइस, अगर गोल्ड का डोमेस्टिक प्राइस हिट ले रहा है तो आपका गोल्ड ईटीएफ भी जो है वो बिल्कुल हिट लेगा। तो इसमें स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आपके अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइजेस है वो मूव करेंगे, उसी हिसाब से ईटीएफ के प्राइस मूव करेंगे। और सिंपल सी चीज है कि किसी भी एसेट क्लास या फिर किसी भी एवेन्यू में ओवरबोर्ड जाना हमेशा हानिकारक होता है और हमने बहुत सारी चर्चा की थी, हो सकता है आगे जाके और डिस्कस करें इस पे। लेकिन आज के समय में भी डिस्पाइट ऑफ दिस फॉल, जिस तरह का फॉल आया है, हमारा व्यू वही है कि आप डिस्पाइट ऑफ दिस फॉल आप थोड़ा सा ओवर कॉशियस रहें, खास करके सिल्वर और गोल्ड में। गोल्ड फिर भी उसकी एक एसेट क्लास की एक अलग भूमिका है आपके पोर्टफोलियो में, उसको आप बिल्ड कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिल्वर से आज भी कॉशियस रहे, ये हमारा स्टैंड है। ठीक है, सिल्वर थोड़ा सा कॉशियस रहे यहाँ पर। और कई सारे लोग के एक्सपर्ट्स की यही रहा है कि अभी जो करंट लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। नितिन सर, गोल्ड और सिल्वर में अभी आपको क्या लग रहा है कि सपोर्ट लेवल अभी आप क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसमें अभी थोड़ा सा और डिप डाउन रहेगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चढ़ेंगे भाव, उसके बाद धीमे से चढ़ेंगे इसके बाद? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्टॉर्म आता है ना तो उस समय लेवल्स वगैरह कुछ काम नहीं करते, क्योंकि जब मार्जिन से के अगेंस्ट में सेल ऑफ आता है तो जो भी ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस जो होते हैं जब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वो प्राइस नहीं देखते, वो प्राइस हटा के मार्केट के ऊपर सेलिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक एक दिन पहले का लो नहीं कटता है तब तक मार्केट में ये स्टॉर्म शांत नहीं होगा। सपोज मान लीजिए आज का एक पर्टिकुलर लो है, जैसे अमित जी ने बताया 1,37,000, तो 1,37,000 जो है वो जब तक नहीं कट होता है तब तक मुझे लगता है कि मंदी नहीं आएगी। और 1,37,000 मुझे भी, मेरा भी पर्सनल राय है कि 1,37,000 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। आपने ये चार्ट लगाया है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि एमटीएफ की पोजीशंस देखिए कितनी हाई थी। 6,09,82,201 शेयर्स जो है निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ के, ये एमटीएफ के अंदर है, यानी 27.5% मार्जिन देके लोगों ने ये परचेस कर रखा है। अब अगर मान लीजिए ईटीएफ 10% 15% नीचे आए तो वो आपको उतनी वैल्यू का पैसा जो है वो वहां पे भरना पड़ता है। तो 6 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर 20% भी देखें तो 60 रुपए के आसपास होता है, तो लगभग 300-350 करोड़ रुपए का M2M रिक्वायरमेंट आज सिल्वर 20 के अंदर था और वैसे ही बाकी के ईटीएफ में भी था। और यही कारण था कि हमने सिल्वर ईटीएफ के अंदर या गोल्ड ईटीएफ के अंदर थोड़ा सा फॉल ज्यादा आते हुए देखा। सिमिलरली नाउ इट हैज टर्न टू अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। लेकिन लेवल्स की बात करें तो अमित भाई के लेवल से जो है मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। 1,37,000 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर में अगर हम बात करें तो देखिए 2,06,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के जो लेवल्स है ये सिल्वर में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी इजाजत हो तो 29 तारीख के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा। देखिए 29 तारीख में दो नंबर है, 9 नंबर है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते तो 11 हो जाता है। यानी पिछले 29 दिसंबर को मार्केट ने बियर्स को 9-2-11 कर दिया और इस 29 जनवरी को बुल्स को 9-2-11 कर दिया। ओहो, बहुत दुरुस्त पकड़ा है आपने इस बात को। 9-2-11, 9 और 2 को अगर जोड़ दे तो जी हाँ। चलिए अगले जो मेरा सवाल है उस पर मैं हमारे दोनों जो गेस्ट हैं अमित सर और हर्षद सर, उन दोनों की टिप्पणी चाहूंगी, दोनों का ही व्यू चाहूंगी। सर, जो लोग फंसे हुए सिल्वर ईटीएफ में अभी काफी टाइम से,
उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए फिलहाल की जो वोलेटिलिटी है उसे देखते हुए? क्योंकि अब तक हम कह तो रहे थे चांदी वोलेटाइल होता है पिछले कुछ दिनों तक, लेकिन अब हमें सामने प्रैक्टिकली वो दिख रही है वोलेटिलिटी। अमित सर। हाँ जी बिल्कुल। चांदी की जो वोलेटिलिटी है वो तेज है, क्योंकि चांदी चंचल होती है काफी, और जब इसकी तेजी आ रही थी तब भी गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा थी, और जब हमने देखा कि जब मंदी आई तो इसकी मंदी भी जो है गोल्ड के ऊपर ही थी। अब हम ईटीएफ की अगर हम बात करें तो ईटीएफ ने भी काफी बेहतरीन रिटर्न जो है ट्रेडर्स को लास्ट 1.5 से 2 महीने में दिया है। हालांकि जो लोग पहले से ले रहे थे वो तो अभी भी मुनाफे में है, लेकिन जो लोग अभी रिसेंट में 2-4 दिन पहले जिन्होंने बाय किया होगा वो अभी नुकसान में है। बट मेरे को लग रहा है ज्यादा उसमें पैनिक होने की बात नहीं है। मैं जो है ज्यादातर डेटा पे और चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करता हूं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर हम सिल्वर 20 की ही बात करें तो सिल्वर 20 का जो हाई था लगभग अक्टूबर के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास, वो देखा जाए तो 180 के आसपास था। 180 से मार्केट करेक्ट हुआ था और नीचे में 134 132 के आसपास गया था। तो मेरे को लग रहा है जो प्रीवियस हाई होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करते हैं। तो अगर सिल्वर 20 की मैं बात करूं तो जब तक प्राइजेस 180 के ऊपर हैं तब तक इसमें ट्रेडर्स को बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए। जिन लोगों ने ऊपर लिया है वो थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि यहाँ पे ले सकें 210 220 की रेंज में, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, क्योंकि जो पुराने टॉप होते हैं वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। और मैंने जनरली देखा है मंथली लेवल पे चार्ट पे कि जो पुराने हाई होते हैं वहां से मार्केट लो उसके आसपास आता है और वापस फिर से यू टर्न मार जाता है। तो मेरे को लग रहा है 210 और 200 की रेंज में जो ट्रेडर्स लेंगे उनको काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। प्राइसेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से 280 290 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड 20 की ही बात करें तो गोल्ड 20 अभी रिसेंट में 118 के आसपास चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था अभी 4 दिन पहले वो देखा जाए तो 148 के आसपास है, और इसका भी सपोर्ट मेरे को लग रहा है 108 109 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जो लोग अगर ले सकें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल सकें, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमें सोचना पड़ेगा। जब हम ईटीएफ में पैसा डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है, जो कि कम से कम मैं पर्सनली अगर बात करूं तो 3 साल से ऊपर का होराइजन इनको लेके चलना चाहिए। मौजूदा स्तर पे भी अगर ये थोड़ा बहुत अमाउंट डालते हैं जिन्होंने ऊपर लिया तो 140 145 के भाव मेरे को लग रहा है वापस फिर से इसमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरा एंड चौथा जो ईटीएफ है जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ वो टाटा का है, टाटा सिल्वर और टाटा गोल्ड। मैंने लास्ट टाइम 17 रुपए के आसपास टाटा सिल्वर में रिकमेंडेशन दिया था, वहां से 34 रुपए का भाव हुआ। लगभग 1.5 महीने में प्राइसेस डबल हो गए। अब देखा जाए तो वापस फिर से वही प्राइस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो 20 से लेके 17 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो टाटा सिल्वर में काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो लोग ऊपर लेके बैठे हैं वो थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करें। प्राइसेस जल्दी वापस फिर से 30 से लेके 32 रुपए के आसपास तक टेस्ट करेंगे। वहीं पे टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो टाटा गोल्ड अभी 14 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है, जो लास्ट टाइम मार्केट पलटा था वो 10 रुपए से पलटा था, और इसने अभी रिसेंट में 3 दिन पहले ही 17 रुपए 70 पैसे का हाई बनाया। तो टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 14 रुपए से लेके 12 रुपए की रेंज में फ्रेश एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, और प्राइजेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से यहाँ से 17 से 18 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऊपर लिया है बिल्कुल पेशेंस रखें। 4-6 महीने का अगर पेशेंस रखेंगे तो मेरे को लग रहा है जो भी जिस प्राइस पे उन्होंने लिया है वो वापस फिर से रिटेस्ट करेंगे। ठीक है सर। और हर्षद सर, आपका क्या इस पे व्यू रहेगा? जो लोग अभी ईटीएफ्स में अपने आप को समझ रहे हैं कि फंस गए हैं थोड़ा सा, आपके लिए क्या व्यू रहेगा? जी तो देखिए, मेरा आंसर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा दिव्या जी। कि पहली पॉइंट ये है कि जो निवेशक जिन्होंने वो फोमो देखकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट देखकर सिल्वर में निवेश किया है पिछले कुछ महीनों में, यानी उन्होंने कुछ पैसा भी बनाया होगा और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी निवेशक ने निवेश किया है सिल्वर में तो वो लॉस में चल रहे हैं। सजेशन ये है कि आप गोल्ड में बिल्कुल अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में, जैसे मैं कह रहा था पहले भी आपको कि आप एसआईपी रूट से गोल्ड में आप निवेश करें और रश ना करें इस प्राइजेस पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर गोल्ड में ही एलोकेशन रखना है तो आप अराउंड 5 to 10% का एलोकेशन उसको बिल्ड कीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ना कि लमसम के रूप में। सिल्वर अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आज आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको उसको कहीं ना कहीं उसको होल्ड करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि जिस तरह के करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। पिछले हफ्ते में जब आपके शो में था तब मैंने सजेस्ट भी किया था कि अगर कुछ निवेशक है जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके
वो सिल्वर जैसे इन्वेस्टमेंट से जो वॉलेटाइल रहती है ज्यादातर, वहां से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट कर सकते हो। तो मेरा स्टैंड वही रहेगा आज के दिन में। नितिन सर, अभी क्या लग रहा है जो मौजूदा लेवल्स हैं यहाँ पर, अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि अभी थोड़ा सा और डिप का इंतजार करें उसके बाद यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि बाजार का स्टॉर्म खत्म होने का वेट करना चाहिए। स्टॉर्म अगर खत्म होता है तो उसके बाद ही एंटर करना चाहिए। मतलब किसी भी दिन, सपोज मान लीजिए कल ट्यूसडे है, अगर मंडे का लो ब्रेक नहीं होता है तभी दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए एंटर करना चाहिए इस बाजार में। ओके, ठीक है। सर, हर्षद सर, वापस मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि ETF में हम लोग देख रहे थे लगातार कि अच्छे रिटर्न्स उसमें मिल रहे थे, और अभी सर ने बताया भी कि उसके लेवल्स अभी कौन से होंगे, तो उस पर हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन सर, जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, जो लगभग मान के चलिए कि 200% के प्रॉफिट पर बैठे हुए थे, अभी भी वो इस उम्मीद से बैठे हुए थे कि भाई हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे इसमें चेंजेस आए, थोड़े से और इसमें इजाफा हो, लेकिन कई लोग रुके रहे और वो अल्टीमेटली लॉस में आ गए। उनके लिए सर अभी क्या राय रहेगी कि अभी उनको क्या करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, अगर 2025 की बात करें तो आई थिंक सिल्वर के प्राइसेस जो है अराउंड 173% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लेके तो ग्रो किया था, राइट। ये सब्सटैंशियल रिटर्न है किसी भी निवेशक के लिए, राइट। और कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जहां पे आपने निवेश किया है उसका प्राइस बढ़ते जाते हुए देखते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रीड कंपोनेंट आ जाता है, जहां पे आपको लगता है कि हम और उसमें वेट करें, राइट। तो सजेशन यही रहेगा कि आप उसको, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो आई थिंक सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 3,36,000 ऐसे कुछ था दिसंबर 31 के आसपास, और 4 लाख तक पहुंच गया। तो वो खुद अराउंड 20-25% का जो ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं था। तो सिंपल सा चीज है कि अगर आपने सिल्वर को एक लो प्राइस पे खरीदा है और आपके रिटर्न्स आज भी डिस्पाइट ये फॉल के बाद भी आपको सब्सटैंशियल नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, जैसे अगर मैं उस समय में होता या फिर मैं आज होता तो मैं क्या करता, मैं वही सजेस्ट करूंगा कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा पैसा निकाल लेता। ठीक है सर। अमित सर, अगर आपके पास आए तो अभिषेक जी ने तो पूछा जो लोग अभी लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन सर इतनी गिरावट के बाद चांदी में जो लोग अभी भी प्रॉफिट में ही हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग? अगर हाँ तो किस स्ट्रैटेजी से करके चलें? जी देखिए, अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ये तो ट्रेन है जो कि अब छूट चुकी है। अब वापस फिर से मेरे को लग रहा है नया टिकट लेना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है नया टिकट लेंगे तो उसमें भी मेरे को लग रहा है ये अपने सफर के अंत तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। जो मेन इशू मेरे को लगा था प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं कि एक महीने में ही इतनी बड़ी तेजी आई, गोल्ड में 40% की और सिल्वर में 90% की, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और सभी जगह फोमो बना हुआ था। चांदी ले लीजिए 7 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, तो ये उनका जो व्यू बना हुआ था लोगों का 7 लाख और 10 लाख का, उनके लिए उन पे एक प्रेशर था कि अब जो है केवल रील बनाने से या ऐसे भाव देने से टारगेट नहीं आते हैं। मार्केट ने एक महीने में आप देखिए 90% कोई चीज कमोडिटी का भाव बढ़ना, जो कि एक अचंभित है, और सभी लोग इसको देख के मतलब चौकन्ने भी हुए थे और आश्चर्यचकित भी थे कि आखिर एक महीने में ऐसी क्या चीजें चेंज हो गई कि प्राइसेस जो है 90% सिल्वर के बढ़ गए। अब देखिए 3 दिन बाद क्या हुआ, प्राइसेस वापस फिर से वहीं के वहीं आ गए। तो ये मार्केट जब इस तरीके से रिएक्ट करता है, सडनली रिएक्ट करता है, तो उसका रिएक्शन भी होता है। ये तो प्रकृति का नियम है, जब कोई चीज इतनी स्पीड से इतनी जल्दी बढ़ जाएगी तो वापस कहीं ना कहीं आएगी। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 137 के आसपास के ये जो लो गोल्ड अप्रैल गोल्ड ने बनाए हैं वो काफी अहम है। मैं काफी टाइम से मतलब मॉर्निंग से इसको वॉच कर रहा था कि 137 के आसपास से जो है ये रिटर्न मानना चाहिए, और नितिन जी का भी वही लेवल जो है मैच हुआ। सेम सिल्वर की अगर हम बात करें तो 2.22 के आसपास से मेरे को लग रहा था कि ये रिटर्न मारेगी, और 2.25 का बॉटम बना के अभी देखिए लगभग 2.50 के आसपास कारोबार कर रही है। तो आज के लो काफी अहम रहेंगे। जो लोग फ्यूचर वायदे में ट्रेड करते हैं वो आज के लो को एज ए स्टॉप लॉस जो है अपना के चल सकते हैं। प्राइसेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो लगभग 1,65,000 या 1,70,000 के आसपास मेरे को लग रहा है जल्दी प्राइसेस दिखाई देंगे। सेम सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मार्च वाला सिल्वर मेरे को लग रहा है वापस फिर से 3 लाख के आसपास जल्दी टेस्ट करेगी। बट रिस्क का ट्रेडर्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा है। एक दिन में 20-20% के सर्किट लगना ये आम मार्केट नहीं है। तो जो छोटे ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें। लेकिन जो ETF, जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी, ETF के जो ट्रेडर हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माल अगर हो सके तो इस प्राइस पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, गोल्ड 20 और सिल्वर 20, ये 4 आइटम पे फोकस करें।
जो छोटे ट्रेडर हैं वो भी यहाँ इनमें खरीदारी कर सकते हैं, और जो बड़े ट्रेडर हैं जो पहले से लिए हुए हैं वो भी थोड़ा सा माल यहाँ पे इकट्ठा करें। प्राइसेस मेरे को लग रहा है 2 से 3 दिनों में वापस फिर से सेटल हो जाएगा और प्राइस वापस फिर से अपसाइड के लिए मेरे को लग रहा है बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। दिव्या जी, चलिए, ये तो ये राय लेकर चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हों चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हों, छोटे ट्रेडर्स हों चाहे बड़े ट्रेडर्स हों, जो सर ने राय दी है यहाँ पर वो हिसाब से अपनी निवेश की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। और नितिन सर, काफ़ी देर से आप जुड़े हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि काफ़ी समय की पाबंदी भी है, आपको जाना भी होगा, लेकिन एक सवाल के साथ फिर सर हम आपको सी ऑफ करेंगे। सर, ज्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे ग्राहक होंगे जिन्होंने पहले बुकिंग कर रखी होगी कि बाद में इसको खरीद लेंगे। अब जो ज्वेलर्स उनको फ़ोन कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो उठा भी नहीं रहे हैं, ऐसी कंप्लेंट्स भी कई सारी आ रही है। उन ज्वेलर्स के लिए सर क्या लग रहा है कि क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए, या फिर जिससे वो इस संकट से एक तरह से यहाँ पर उबर सकें? अभिषेक जी, ज्वेलर्स के लिए दोहरी मार हो गई है, क्योंकि मान लीजिए 2,50,000 पे रात को 8 बजे किसी की बुकिंग ली, अब उस समय वो बाय नहीं कर पाए और एमसीएक्स में उनका पैसा नहीं था, वो हेज नहीं कर पाए, एमसीएक्स 40,000 रुपए ऊपर चल रहा था, तो इस वजह से भी वो कुछ उसमें कर नहीं पाए। तो उस समय उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो ले लेंगे, लेकिन सभी ज्वेलर्स ने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा किया और डिलीवरी जो है वो चाहे 3.5 लाख के भाव पे उनको खरीद के देनी पड़ी या 4 लाख पे देनी पड़ी, दी है। अब समस्या ये आ रही है कि किसी ने 4 लाख रुपया जो है वो जमा किया, भाव बुक किया, 40,000 रुपए एडवांस दिया, आज वो लोग चांदी उठाने के लिए नहीं आ रहे, ना फोन आ रहे हैं उनके। तो मैं ओनर्स के माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, देखिए प्रॉफिट लॉस जो है ये चलता रहता है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, एंड ट्रेडिंग के अंदर तो ये बहुत कॉमन है। तो भाव तो कल वापस खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो संबंधों में अगर एक बार विराम लग गया तो उसको जो है वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। और ज्वेलर्स को भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने एक बड़ा पैनिक माहौल देखा था लास्ट 1 महीने में, जब भाव कंटिन्यूअस बढ़ रहे थे, क्योंकि जब भाव बहुत तेजी से बढ़ते तो वो ज्यादा खतरनाक होता है गिरावट से। तो अब अपने आप को बिल्कुल बचा के रखे, जो भी बुकिंग आप कर रहे हैं उसका पूरा 100% अमाउंट लें और बैक टू बैक उसका फिजिकल गोल्ड आप खरीद के चले। ठीक है, तो इस राय के साथ नितिन सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर समय दिया और बहुत देर से आप जुड़े हुए थे और आपने बहुमूल्य राय अपने यहाँ पर रखी। सर थैंक यू सो मच आज के लिए। दिव्या जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी सर। मैं कल से लेके अब तक 12-15 प्रोग्राम में रहा, जितनी भी फीमेल एंकर्स है वो कल से लेके आज तक पूछ रही है सर क्या गोल्ड खरीद लिया जाए, ये सही समय है खरीदने का, और मेल एंकर्स पूछ रहे हैं सर क्या अभी रुकना चाहिए, अभी और नीचे आ सकता है क्या। तो ये डिफरेंस क्यों चल रहा है? क्या मेल एंकर डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो घर पे शाम को बोला जाए चलो सोना लेने, और फीमेल एंकर्स एकदम रेडी बैठी लेने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। खैर मैं तो क्या बोलूं सर, मेरे फादर खुद एक जूलर हैं, तो वो भी थोड़ा सा तनाव उनके तरफ से भी दिखता ही है हमें, जिस तरीके की वोलेटिलिटी मेटल में देखने को मिल रही है। और बाकी खरीद और बेच की बात सर ये है कि जिन लोगों को खरीदना है, जरूरी है, वो खरीद ही रहे हैं, चाहे वो हाईएस्ट पे खरीदें या फिर लो पे खरीदें, और जिन्हें नहीं खरीदना है वो तो फिर खैर उनकी क्या ही बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, अब सिल्वर की जरा ETF की यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक साल में रिटर्न कौन से रहे, उसके बाद फिर इस चर्चा को थोड़ा से और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। टाटा सिल्वर ETF की यहाँ पर जिक्र भी किया गया था, उसने एक साल के रिटर्न्स अगर देखें तो 141% के रिटर्न उसने पिछले एक साल में दिए हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर यहाँ पर है एक्सिस सिल्वर ETF, जिसने 139.44% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल का सिल्वर ETF, इसके रिटर्न को अगर देखें तो फिर इसने 135% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। और उसके बाद है मिरे एसेट का सिल्वर ETF, 134.71% का रिटर्न इसने दिया है। और आदित्य बिरला सिल्वर ETF 133.96% का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन अगर आज के डेटा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी टॉप हम लोग के यहाँ पर देख रहे हैं, टाटा सिल्वर ETF करीब 20% गिरा है, कोटक सिल्वर ETF करीब 14.5% गिरा है, और मिरे एसेट करीब 14.5%, 13.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल। चलिए, अब इन ETF के रिटर्न्स पर आगे चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, अगर आप शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं या फिर आपको भी डेली ट्रेडिंग में लॉस होता है और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि ट्रेंड भी पकड़ में आ जाए और ट्रेडिंग में नुकसान भी ना हो, यही सब सिखाने के लिए दी बोनस लेकर आ रहा है आपके लिए स्पेशल वेबिनार। इसका हम आयोजन कर रहे हैं। इस वेबिनार में आपको स्विंग ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्जिट का पार्ट पढ़ाया जाएगा, और ये पार्ट कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन पढ़ाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग पर अंशुल जैन के वेबिनार के 2 अलग अलग सेशन होंगे। इन कोर्सेज में आप सीखेंगे कैसे ट्रेंड को पकड़ें, प्राइस एक्शन में क्या देखें, चार्ट को कैसे पढ़ें, ट्रेडिंग स्टेप अप
माफ कीजिएगा ट्रेडिंग सेटअप और सही स्टॉक स्कैनिंग की तकनीक क्या है। अगर आप भी अंशुल जैन से स्विंग ट्रेडिंग का ये सबक लेना चाहते हैं तो देर ना करें और अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस कोर्स का पहला वेबिनार 7 फरवरी को सुबह 11 बजे और दूसरा पार्ट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आयोजित होगा। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं और एक ही बार रजिस्ट्रेशन से आप दोनों वेबिनार्स को अटेंड कर पाएंगे। बिजली का बिल 5000। आउटगोइंग तो जा रही है, आपकी क्या तैयारी है? रूट कैनाल 25000। आउटगोइंग है जा रही, आपकी क्या तैयारी? सीनियर क्लास की फीस 1 लाख रुपीस। मनी की आउटगोइंग रहेगी जारी, इसीलिए कर लो तैयारी। SIB के साथ इन्वेस्ट करो और जरूरत पड़ने पर SWB के साथ सिस्टमैटिकली विड्रॉ करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो जिस तरीके के रिटर्न्स अभी अभिषेक जी ने आप लोगों को दिखाए, ये रिटर्न्स बहुत ही एबनॉर्मल कह लीजिए, क्योंकि भयंकर रैली चल रही थी अगर देखा जाए तो उसके चलते आपको मिल गए होंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, चाहे ETF हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी भी निवेश में, कि पिछले रिटर्न्स को देखकर आगे के रिटर्न्स की आप अपेक्षा ना करें। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी हर्षद सर के पास। सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों की रणनीति कैसे अभी फिलहाल जो है अलग होनी चाहिए? अभी जो पास रिटर्न्स हैं ये तो लोगों के दिमाग में गड़ चुके हैं, अब आगे क्या करें? देखिए दिव्या जी, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म हमेशा होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, राइट? ठीक है। और जब आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और जब वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो और बेटर होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वेरी फ्रैंकली दिव्या जी, अभिषेक जी, मेरे पास कोई व्यू नहीं है, खास करके अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि गोल्ड जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। और आज भी मैं वही कहूंगा कि आप गोल्ड में जब निवेश करें तो उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से, एक डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से। हिस्टोरिकली अगर आप कितना भी डेटा निकाल लें और सारा डेटा जोड़ लें, अगर आप मीडियन रिटर्न्स गोल्ड के निकालेंगे मल्टीपल साइकिल्स के अनुसार, तो गोल्ड का रिटर्न, जो मीडियन रिटर्न जो आता है, आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर साइकिल भी ले लीजिए, ठीक है, तो मीडियम रिटर्न्स अक्रॉस दो साइकिल्स विल कम टू अराउंड 9 के आसपास, 9% के आसपास, इंक्लूडिंग जो सर्ज जो हमने पिछले 2 साल में गोल्ड में देखा है, राइट? और ये मैं सारा चीज जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो गोल्ड की एक टेंडेंसी है जो वो इन्फ्लेशन प्लस अराउंड 1.5 to 2.5% रिटर्न जनरेट करते हैं, और वही टेंडेंसी हमने हिस्टोरिकली देखी है। और ये डेटा में पिछले, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 वर्षों का सर्च भी गोल्ड में इंक्लूडेड है। तो गोल्ड को, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप एक एलोकेशन पर्सपेक्टिव से 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। सिल्वर पे हमारी शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म पे कोई व्यू है। सिल्वर की जो ETF के जो आप चार्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, हम दर्शकों से ये कह रहे हैं कि देखिए 141% के आसपास अब ये रिटर्न्स आ गए हैं। यहीं अगर कुछ एक हफ्ते पहले की सिर्फ बात थी, तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी, 190% तक के रिटर्न इसने दे दिए थे। वहाँ से इसमें देखिए साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 30-35% के आसपास यहाँ पर ETF में गिरावट देखने को मिली है। देख लीजिए कि ऐसे वोलेटिलिटी यहाँ पर प्ले कर रही है अपना रोल, चाहे फिजिकल सिल्वर हो, चाहे आप गोल्ड, अगर डिजिटल ETF की भी अगर बात करें, डिजिटल सिल्वर की भी अगर बात करें, तो वहाँ पर भी लगातार ये वोलेटिलिटी अपना रोल जो है वो लगातार निभा रही है और यहाँ पर उसी का असर देखने को मिल रहा है। अजय सर, अमित सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर देखा जाए कि अभी जो गिरावट इसमें देखने को मिली है, क्या लग रहा है कि रिकवरी भी उसी पेस में आने की उम्मीद लग रही है आपको, कि यहाँ पर अब जो पेस का जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा धीमा रहेगा? अभिषेक जी, ये जो अभी हमने 4 दिनों में जो करेक्शन देखा वो इसलिए तेज था क्योंकि जो प्राइजेस के अपसाइड के मूवमेंट थे वो काफी तेज थे। तो अगर प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो अपसाइड का मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम माना जाता है। हम लोग टेक्निकल में भी पढ़ते हैं कि प्राइजेस अगर धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल में अगर बढ़ता है तो वो एक अच्छा अपसाइड का ट्रेंड माना जाता है, और 45 डिग्री में अगर गिरता भी है तो भी एक वो अच्छा डाउन ट्रेंड माना जाता है। बट ये जो रैली थी वो काफी स्टीप थी, और जो स्टीप रैली थी उसके अपोजिट हमने अभी 4 दिनों में जो करेक्शन देखा वो भी काफी स्टीप था। तो प्राइसेस अगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वापस फिर से अपसाइड पे सस्टेन करेंगे, लेकिन प्राइसेस अगर तेजी से बढ़ेंगे तो मेरे को लग रहा है वापस फिर से जैसा करेक्शन देखने को मिला वैसा ही देखने को मिल सकता है।
तो ट्रेंड की ये खासियत होती है कि प्राइस अगर धीरे धीरे अपसाइड लिए जाएंगे तो वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड होगा। बाकी अगर मैं प्राइसेस के लिहाज से देखूं तो टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, सिल्वर 20 और गोल्ड 20 ये मेरी नज़र में हमेशा रहते हैं। प्राइसेस वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास जो है कारोबार कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है जो भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि ये जो है वो मंथ ऑन मंथ कुछ एसआईपी के फॉर्मेट में अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी एसआईपी के फॉर्मेट में इसमें इन्वेस्टमेंट रिकमेंड किया था, इस बार भी मैं अगर यही बोलूंगा कि जिन लोगों का टाइम फ्रेम कम से कम 3 साल का है वो पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट डिसाइडेड कर लें कि मैं टाटा गोल्ड में इतना अमाउंट मंथली डालूंगा और उसको कंटिन्यू 3 साल तक करूंगा। तो अगर देखेंगे तो मेरे को लग रहा है एवरेज रिटर्न ओवरऑल जो अगले 3 सालों का रहेगा गोल्ड सिल्वर में वो 12 से 15% या 20% के आसपास तक का हो सकता है। ठीक है सर। हर्षद सर, जैसे कि अमित सर कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं, निवेश जारी भी रखना चाह रहे हैं, सिल्वर हो गया या फिर अगर गोल्ड भी हो गया, तो एसआईपी के थ्रू कर लें। सर ऐसे सिनेरियो में फंड ऑफ फंड का रास्ता अपनाना चाहिए निवेशकों को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। खास करके गोल्ड में अगर निवेश करना है आपको तो गोल्ड आप ईटीएफ या फिर गोल्ड सेविंग फंड्स, ये दोनों तरीके होते हैं जहां पे आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप गोल्ड में निवेश करके अपना एलोकेशन बना सकते हैं। और मैं अमित जी की बात से एटलीस्ट इस बात से सहमत हूँ कि कम से कम जब आप निवेश करें तो कम से कम 3 या 5 साल का होराइजन रखें, खास करके जब गोल्ड में निवेश करें तो क्योंकि आप अगर आज शुरू कर रहे हैं तो आप एक बात समझिए कि आप ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम पीक के बाद जो करेक्शन आया है उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके उसमें आप अगर अपना पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे गोल्ड तो बेटर होगा। गोल्ड ईटीएफ में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादातर को डिसिप्लिन आपको खुद को फॉलो करनी है कि एक पर्टिकुलर डे पे आप गोल्ड ईटीएफ में आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का यूनिट्स खरीदें। और दूसरा तरीका होता है गोल्ड सेविंग्स फंड, जहां पे आप एक एसआईपी सेट करके, जहां पे अंडरलाइंग एसेट जो होती है गोल्ड सेविंग्स फंड में गोल्ड ईटीएफ ही होती है, और वहां से आप एसआईपी के रूट से आप ये यूनिट्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है अमित सर, कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और कुछ कॉमन सवाल भी हैं, उनमें से एक सवाल मैं बताता हूं आपको। ममता सेठ करके वैसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कब एंट्री करें, किस रेट पर पूछ रहे हैं कि किस रेट पर एंट्री करनी चाहिए। गोल्ड ईटीएफ के लिए पूछ रहे हैं, हालांकि आपने सिल्वर के लिए बताया था ईटीएफ। एक बार दोबारा ये सवाल आया है तो एक बार दोबारा उसको रिपीट कर दीजिएगा सर। बिल्कुल अभिषेक जी, इनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले तो जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया भी है, सर ने भी डिस्कस किया कि एसआईपी के फॉर्मेट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान के चलिए जो लोग लमसम गोल्ड सिल्वर में अभी 4 दिन पहले पैसा डालिए वो ओवरऑल नुकसान में है। तो हमेशा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को कम से कम 3 साल का टाइम फ्रेम जो है लेके चलता हूँ कि जो लोग भी नए ट्रेडर हैं या पुराने ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर जो भी हैं, वो कम से कम गोल्ड सिल्वर में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 साल का टाइम होराइजन जरूर लेके चलें। तो टाटा गोल्ड और गोल्ड 20 ये इनके लिए काफी अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी पे अभी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे वापस फिर से मिल रहे हैं। टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी 14 रुपए के आसपास इसका भाव है। यहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हैं और मंथ में कुछ एक एक्स अमाउंट फिक्स करके चलें कि मैं मंथली इसमें जो है एक अमाउंट डालूंगा और उसको 3 साल तक कंटिन्यू करूंगा। तो 14 रुपए से लेके 12 रुपए की रेंज में ये कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते रहें। सेम गोल्ड 20 की अगर मैं बात करूं तो 118 रुपए के आसपास इसका भाव है। तो 118 मौजूदा स्तर से लेके 105 रुपए तक ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डालते रहें, एक फिक्स अमाउंट कर दें और उसको 3 साल तक कंटिन्यू करें। ठीक है सर। इसी बीच सर एक हमारे और व्यूअर है साहिल संगोई, ये तो आपसे ओवरऑल सभी मेटल्स पर चाह रहे हैं एक राय क्या होनी चाहिए, खासकर कि कॉपर पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे से सवाल है जी सर। ओवरऑल कॉपर का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर प्राइजेस 1230 के ऊपर आज बंद हो जाते हैं, फरवरी कॉपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल का एक पैटर्न जो है चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम लोग टेक्निकल में हैमर फॉर्मेशन बोलते हैं। ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं इसकी 2026 की रेंज की, तो कॉपर में मेरे को लग रहा है 1000 रुपए और 1050 रुपए ये इसके लिए एक अच्छा बेस का काम करेगा। और अपसाइड में देखा जाए तो मेरे को लग रहा है 1800 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। हम द बोनस के माध्यम से ही लगभग 900 रुपए के आसपास से इसमें लगातार बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कॉपर सभी मेटल्स में, बेस मेटल्स में खासतौर से पहला नंबर 1 पिक हमारा रहा है। तो प्राइस अभी देखिए 1230 के आसपास चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है जो लोग फिजिकल में ट्रेड करते हैं या एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो वो एक रेंज, नीचे वाली रेंज का खासतौर से ध्यान रखें, 1000 से लेके 1050 ये इसके बॉटम हो सकते हैं। और अपसाइड की जो रेंज है इसकी वो 1800 रुपए की है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में कॉपर के ऑप्शंस भी काफी जो है एक्टिव हैं, तो ट्रेडर्स जो हैं वो इसमें भी कारोबार कर सकते हैं।
ठीक है, तो कॉपर को लेकर यहाँ पर राय दे दी गई है, सिल्वर ETF को लेकर किस लेवल पे उसमें बाइंग करनी चाहिए वो दे दी गई, उसके बाद गोल्ड ETF में भी सर ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दे दी है। तो इस राय को लेकर आप उसमें अपनी निवेश की रणनीति जो है वो यहाँ पर बना के चल सकते हैं। सर आपने बहुत अमित सर आपने बहुत समय दिया यहाँ के लिए, और गोल्ड और सिल्वर पर पूरी बारीकी से आपने जानकारी दी। समझ सकते हैं कि आपकी भी समय की पाबंदी है, तो थैंक यू सर सो मच आज शामिल होने के लिए इसमें। थैंक यू सर। तो चलिए अब सिप की टिक में चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है NFO हो तो ऐसा। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI ने अपना नया फंड लॉन्च कर दिया है। इस NFO का नाम है SBI क्वालिटी फंड। इस स्कीम के बारे में आपको की फीचर जो है बताएंगे अभिषेक जी, उसके बाद हम हर्षद सर से समझेंगे कि क्या इसमें निवेश की रणनीति आपकी होनी चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल सही बात है, देश का सबसे बड़ा AMC SBI यहाँ पर NFO लेकर आया हुआ है। SBI क्वालिटी फंड यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स पर यहाँ पर नजर रखी जाएगी और उसमें निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 28 जनवरी से खुल चुका है और 11 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 17 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का इसका मिनिमम निवेश है। SIP भी, और इसके अलावा आप लमसम भी इसमें कर सकते हैं 500 रुपये से निवेश। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर 90 दिनों से पहले अगर आप इसे रिडीम करते हैं। सर हर्षद सर, सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि क्वालिटी फंड होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, और दर्शकों को इससे कैसे समझना चाहिए अगर निवेश के लिहाज से अगर वो देखें तो। जी, तो देखिए अब तक अगर आपने देखा होगा अभिषेक जी कि बहुत सारे निफ्टी के इंडेक्स हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो इंडेक्स के हिसाब से पैसिव फंड आए हैं, राइट। जैसे कि आपने कभी आपने क्वालिटी देखा है, कभी मोमेंटम देखा है, कहीं वैल्यू देखा है। ये जो है ये जो पोर्टफोलियो जो क्यूरेट होता है वो एक्सचेंज के द्वारा उनके क्राइटेरिया, जैसे कि अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी स्टॉक्स के हिसाब से जो है वो इंडेक्स बनाया जाता है। और जो फंड हाउस जो क्वालिटी फंड लॉन्च करती है। हर्षद सर यहाँ पर एक सेकंड हल्का सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा। जो बेंचमार्क है इसका वो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 TRI है। एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी उसमें गलती हो गई थी। निफ्टी 200 क्वालिटी 30 TRI रहेगा इसका। जी सर, राइट। तो बेसिकली वही है, जो ये क्वालिटी इंडेक्स जो है उसी पे जो है एक रैपर बन के पैसिव फंड आते थे। ये फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड क्वालिटी के अंदर, स्पेस के अंदर SBI करना चाहते हैं, राइट। इनका यूनिवर्स जो है, जो उनके वेबसाइट पे मेंशन है, वो आई थिंक 450 स्टॉक्स के आसपास इनका यूनिवर्स 200 सर, निफ्टी 200 नहीं, यूनिवर्स अगर मैं कहूँ तो ये जो है राइट जी, तो यूनिवर्स जो है वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उनके एनालिस्ट जो है तकरीबन 450 स्टॉक्स को कवर करेंगे और उस पे जो है अलग अलग क्वालिटी के फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, राइट। जैसे उनका ROE हो गया, फिर ऐसी कंपनीज है जो 450 इसमें जहाँ पे इनका डेट रेशियो क्या है, तो किसका लो डेट है, बाद में मार्केट शेयर हो गया, अर्निंग्स हो गया, और फिर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये सारे क्राइटेरियाज को लेकर जो क्वालिटी के बेसिस पे वो उनको एनालाइज करके फर्दर आगे लेके जाएंगे और इवेंचुअली जो है एक एक्टिवली मैनेज क्वालिटी स्टॉक्स का वो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। और ये जो है ये रणनीति उनकी रहेगी और उनकी प्रपोजिशन ये है AMC का कि ये एक्टिवली मैनेज करेंगे, ना कि अब तक के जैसे क्वालिटी इंडेक्स को बेस्ड जो फंड्स थे, जो बेसिकली आपके अगर समझ लीजिए निफ्टी 200 क्वालिटी 30 अगर बेंचमार्क है, तो अगर पैसिवली मैनेज फंड है तो बिल्कुल उसी वेटेज में अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे क्योंकि हमें पैसिवली मैनेज है। ये वाला फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं SBI। ठीक है सर किस नेचर के, किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए इस फंड का सिलेक्शन सबसे सही हो सकता है? तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिव्या जी ये है इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड रहेगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं और ये क्वालिटी 30 यानी 30 स्टॉक्स में निवेश करेंगे, तो फोकस्ड अप्रोच रहेगा। जो अफकोर्स उनका बेंचमार्क जो है वो क्वालिटी 30 है, बट आई एम प्रीटी श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से मैनेज किया जाता है इस फंड को। वैसे खास करके अगर डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन ये एक थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक थीम बेस्ड या फिर एक अप्रोच बेस्ड फंड है। तो
आज के स्टेज में अगर आप और हो सकता है कि वापस आपके शो पे थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाए, खास करके एनएफओस को लेकर, कि आप जब एनएफओस में इन्वेस्ट करें तो उसको रश ना करें इन्वेस्ट करने का, थोड़ा सा समय दीजिए और उनके पोर्टफोलियो को देखिए कि हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम दी अदर फंड्स विच आर अवेलेबल, और उसके हिसाब से कॉल ले। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि ये डाइवर्सिफाइड फंड के अप्रोच में आएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा थीम बेस्ड या फिर थीम बेस्ड रहे, क्योंकि ये क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरा हिसाब से एटलीस्ट आप 2-3 महीने आप देखें, के बाद उनके पोर्टफोलियो को असेस करके फिर आगे बढ़े तो बेटर होगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है एसएनएफओ को लेकर, जो कि है एसबीआई क्वालिटी फंड। और सर हर्षद सर, आप आज इस चर्चा में शामिल हुए, उसमें एनएफओ को से लेकर आपने गोल्ड और सिल्वर फंड्स पे भी और ईटीएफ पे भी जो मार्केट की जो कंडीशंस हैं उसको लेकर भी बहुत अच्छे से टिप्पणी की। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड होप टू सी यू अगेन इन दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सबकी टिप। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मैं एक ही उम्मीद रखता हूँ कि देखिए ये दोनों एसेट क्लास जो गोल्ड और सिल्वर हम पिछले काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और खास करके उनके सर्च में जो जिसकी वजह से जो बहुत सारे निवेशकों को ऐसा लगता है कि दे हैव लॉस्ट द बस और मिस द बस, दैट शुड नॉट बी द केस। आप उसको मेरिट के हिसाब से आगे लें इन्वेस्टमेंट को, और जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि गोल्ड आप बिल्डअप करना चाहें तो एसआईपी रूट से करें, सिल्वर को बहुत ही कॉशियस रहें। इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा गोल्ड और सिल्वर पर। ईटीएफ हो गए या फिर फंड ऑफ फंड हो गए या फिर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर हो गए। देखिए, अगर आप पेशेंस के साथ निवेश करेंगे तो आपका निवेश आगे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, बशर्ते आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ निवेश करें। आज का सिप की टिप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको शो, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसी तरीके से सिप की टिप को प्यार देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. बिजली का बिल 5,000। आउटगोइंग तो जा रही है, आपकी क्या तैयारी है? रूट कैनाल 25,000। आउटगोइंग है जा रही, आपकी क्या तैयारी? सीनियर क्लास की फीस 1 लाख रुपीस। मनी की आउटगोइंग रहेगी जारी, इसीलिए कर लो तैयारी। एसआईबी के साथ इन्वेस्ट करो और जरूरत पड़ने पर एसडब्ल्यूबी के साथ सिस्टमैटिकली विड्रॉ करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।